फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग पीजीपीपी को लेकर डील कर रहे थे। एक्चुअल कॉस्ट में थे कि एक्चुअल कॉस्ट में एसएससी के टैक्स प्लानिंग को नलीफाई करने के लिए एक्सप्लेनेशन पर एक्सप्लेनेशन डिपार्टमेंट इंसर्ट करता गया। हम उसी एक्सप्लेनेशन को लेकर डील कर रहे थे। कंसेप्ट थोड़ा सा बोरिंग था बट इंटरेस्टिंग भी था। आप लोगों को नया कुछ जानने को सीखने को मिला होगा। तो टुडे इज डे 21 and today we are going to deal with explanation 9 to section 43(1). एक्सप्लेनेशन 9 बहुत ही रिलेवेंट है प्रैक्टिकल पर्पस के लिए भी, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। ये जीएसटी के बाद इसमें अमेंडमेंट हुआ था। हम लोग उसी अमेंडेड सेक्शन को डील करेंगे। एक्सप्लेनेशन 5 टू सेक्शन 43(1) एंड आपका एक्सप्लेनेशन 11 टू सेक्शन 43(1). मैंने क्या कहा था कि टोटल जितने भी एक्सप्लेनेशन है हम लोग मैक्सिमम यहाँ पर रीड कर लेंगे। कुछ बच जाएगा, कुछ साइंटिफिक रिसर्च में डील करेंगे और कुछ एक दो टॉपिक में और डील करेंगे। ठीक है, तो आज बिना अधिक टाइम लिए हुए मैं अपना क्लास स्टार्ट करता हूँ। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स, फॉर मोर वीडियोज। आप लोग जहाँ कहीं भी पढ़ते हो आप लोग पढ़ो, बट मेरे चैनल को आप जरूर व्यू करो, विजिट करो, क्योंकि ये आपके कंसेप्ट को ऐड ऑन करेगा। दैट इज माय गारंटी। जितना डिटेल में मैं लेके जा रहा हूँ उतना डिटेल में बहुत कम ही टीचर लेके जाते हैं। तो you just subscribe my channel and watch my videos because this video will add on your concept. That is my guarantee. Without taking much time, I just start my class. मैंने क्या कहा था, जो एक्सप्लेनेशन 9 है ये आपका जीएसटी के बाद ये इनकॉर्पोरेट किया गया था। ये जीएसटी के बाद इनकॉर्पोरेट किया गया था। देखिए, ये पहले भी था लेकिन पहले उसमें सिन वैट और मोड वैट लेकर मेंशन किया हुआ था, बट जीएसटी के बाद ये पूरा का पूरा अमेंड किया गया। देखिए एक्सप्लेनेशन 9 क्या बोलता है। मैं आपको पहले ही कहता हूं कि मैं कभी भी लॉ के लैंग्वेज में नहीं बोलता हूं। मैं हमेशा अपने लैंग्वेज में, सिंपल फॉर्म में, ल्यूसिड वे में आपके साथ में डिस्कस करता हूं ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो, आप उसको समझ सकें। देखिए एक्सप्लेनेशन 9 क्या कहता है। एक्सप्लेनेशन 9 टू सेक्शन 43(1) क्या कहता है। देखिए, आप यदि कोई प्लांट मशीनरी बाई करते हो, सपोज कीजिए आपने एक प्लांट मशीनरी बाई किया एंड द प्राइस ऑफ द मशीनरी इज 10 लाख रुपीज। अब क्या होगा, उसके पास जीएसटी आने के बाद जीएसटी चार्ज हो गया। जीएसटी का प्राइस कितना, 18%। जीएसटी का रेट कितना है, जीएसटी रेट इज 18%। टोटल यहाँ पे कितना होगा, 1,80,000। टोटल प्राइस ऑफ द प्लांट मशीनरी आफ्टर इंक्लूसिंग ऑफ जीएसटी कितना होगा, 11,80,000। अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये जो जीएसटी 18% है, ये जो 1,80,000 है, ये जो 1,80,000 है, क्या ये एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट होगा या नहीं होगा। ये एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट होना चाहिए भी नहीं होना चाहिए। देखिए हम लोग इसको नोट्स के थ्रू डील करते हैं। नोट्स में आपको मैं बोलता हूं कि इसका पार्ट होगा या नहीं होगा। यदि आप इसके ऊपर इनपुट क्रेडिट लिए हो, यदि आपने इसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, तब तो ये एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। लेकिन यदि आप इसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लोगे तो ये आपका एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। समझ में आया। यदि आपने जीएसटी का क्रेडिट लिया है तब तो ये एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। यदि आपने नहीं लिया है तो ये एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट होगा। आइए इसको नोट्स के थ्रू में करते हैं। जीएसटी, मेरे साथ आप लोग भी लिखते रहिए ताकि आपको रिवाइज करने के टाइम में सिंपल हो। जीएसटी विल नॉट बी ए पार्ट ऑफ actual cost, will not be a part of actual cost if input tax credit was already taken. If input tax credit was already taken. समझ गए। यदि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है तो ये एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। इफ नो इनपुट क्रेडिट वाज टेकन देन द एक्चुअल कॉस्ट वुड बी इफ आईटीसी वाज नॉट अवेल्ड। यदि आपने अवेल नहीं किया
यदि आपने अवेल नहीं किया देन एक्चुअल कॉस्ट वुड बी 11,80,000, तब ये आपका एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा यदि आपने ITC का अवेल नहीं किया तो। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। देखिए नेक्स्ट हम लोग डील करेंगे एक्सपेंशन 5 को लेकर। नेक्स्ट हम लोग डील करेंगे एक्सपेंशन 5 को लेकर। ये वीडियो मैं शॉर्ट ही बनाऊंगा ताकि आप ये 3 टॉपिक में आज डील कर लूंगा, उसके बाद जो बचेगा वो आपको एक्सप्रेशन 3, एक्सप्रेशन 4 और एक्सप्रेशन 4 है। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक साथ में नेक्स्ट वीडियो में डील करूंगा। आज आपको मैं एक्सप्रेशन 5 और एक्सप्रेशन 11 में और डील करता हूँ। एक्सप्रेशन 5 क्या बोलता है, एक्सप्लेनेशन 5 क्या बोलता है? याद है हम लोगों ने एक्सप्रेशन 2 में किया था, क्या किया था 2 में हमने किया था कि स्टॉक इनटेक कन्वर्ट हो रहा है कैपिटल एसेट्स में। क्या किया था हमने, स्टॉक इनटेक कन्वर्ट हो रहा है कैपिटल एसेट्स में। ये क्या होगा, ये एक्सप्रेशन 5 क्या हो रहा है, एक्सप्रेशन 5 कैपिटल एसेट्स कन्वर्ट हो रहा है कैपिटल एसेट्स में। सुनने कुछ और अलग रहा होगा, देखिए हम लोग इसको डील करते हैं। एक्सप्रेशन 5 किसके लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल टू बिल्डिंग ओनली, एप्लीकेबल टू बिल्डिंग ओनली। ये सिर्फ आपका बिल्डिंग के लिए एप्लीकेबल होगा, ये सिर्फ आपका बिल्डिंग के लिए एप्लीकेबल होगा। सपोज कीजिए फ्लैट या बिल्डिंग जो भी समझिए आप, फ्लैट या बिल्डिंग जो भी समझिए, ये आपका इन्वेस्टमेंट के रूप में था, एज इन्वेस्टमेंट और पर्सनल यूज, एज इन्वेस्टमेंट और पर्सनल यूज। मतलब क्या हुआ, ये जो आपका बिल्डिंग है या आपका जो फ्लैट है उसमें आप खुद रहते थे या आपने उसको इन्वेस्टमेंट के लिए लेके रखा था, आप उसका इस्तेमाल बिजनेस में नहीं कर रहे थे। यदि आपने बिल्डिंग को अपने बिजनेस पर्पस के लिए नहीं रखा है, आपने अपने पर्सनल यूज के लिए रखा है, तो क्या होगा, तो ये कैपिटल एसेट्स ही होगा। तो ये क्या होगा, ये कैपिटल एसेट्स ही होगा, लेकिन आप इसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे। डिप्रिसिएशन आप उसी कैपिटल एसेट्स पर चार्ज करते हो जो आपका बिजनेस के रूप में इस्तेमाल होता है। आपने फिर क्या किया, आपने फिर इसी प्रॉपर्टी में अपना ऑफिस खोल दिया। आपने क्या किया, आपने इसको ऑफिस में खोल दिया, कन्वर्टेड इनटू ऑफिस बिल्डिंग, कन्वर्टेड इनटू जो फ्लैट था या जो बिल्डिंग था, आपने इसको ऑफिस खोल लिया, उसमें ऑफिस बिल्डिंग। समझ में आया? तो आपने क्या किया, आपने जो कैपिटल एसेट्स था आप उसका इस्तेमाल कैपिटल एसेट्स के रूप में ही कर रहे हो, लेकिन पहले वो इन्वेस्टमेंट था, अभी वो बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है। जब वो बिजनेस में इस्तेमाल होता है तो उसके ऊपर डिप्रिसिएशन मिलता है, और ये आपका कैपिटल एसेट्स हुआ, ये भी आपका कैपिटल एसेट्स हुआ, बट ये कौन सा हुआ, ये आपका डिप्रिसिएबल एसेट्स हुआ, ये आपका डिप्रिसिएबल एसेट्स हो गया। समझ गए? तो पहले जो आपका बिल्डिंग था, मैंने जो आपको एक्सप्रेशन 2 में किया था, उस केस में क्या हो रहा था, उस केस में स्टॉक इन ट्रेड था बिल्डिंग, और फिर आपने उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर लिया। मैंने डीएलएफ और एक्जोटिका एग्जांपल दिया था, वो एक अलग केस था। ये केस क्या है, ये केस तो पहले भी आपका कैपिटल एसेट्स ही था, अभी भी आपका कैपिटल एसेट्स ही है। डिफरेंस इतना है कि पहले डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं करते थे क्योंकि वो आपका इन्वेस्टमेंट था, पर्सनल यूज के लिए था, और अभी डिफरेंस क्या है, इसके ऊपर आप डिप्रिसिएशन क्लेम करोगे क्योंकि ये आपका बिजनेस के लिए, क्योंकि ये आपका बिजनेस के लिए। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि आप ये मानोगे, याद है मैंने जो इसके पहले वीडियो मैंने डील किया था, आप इसको मानोगे कि ये एसेट्स स्टार्टिंग से ही आपका बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, और जिस दिन आपने कन्वर्ट किया उस दिन के WDV को ये WDV माना जाएगा। देखिए लिखिए, मैं कर देता हूं, एज्यूम डिप्रिसिएशन, लिखिए आप लोग नोट लिखिए, एज्यूम डिप्रिसिएशन अवेलेबल, एज्यूम डिप्रिसिएशन अवेलेबल from the date of एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। जब से आपने एसेट्स एक्वायर किया था तब से आपका डिप्रिसिएशन अवेलेबल होगा, एसेट एज इन्वेस्टमेंट till the year it has brought, till the year it has brought into business, into business। आप क्या करोगे, रिजल्टिंग WDV, resulting WDV will be the WDV of building, will be the WDV of building, will be the WDV of building।
याद है मैंने एक एग्जांपल दिया था बहुत पहले आप लोगों को, मैं फिर से वही बोलता हूँ कि 10 लाख रुपीज का आपका बिल्डिंग था, 10 लाख रुपीज का बिल्डिंग था, क्या था बताओ तो, 10 लाख रुपीज का आपका बिल्डिंग था। आपने कब बाई किया था? आपने बाई किया था 1420 को, और 1123 को आप उस बिल्डिंग में क्या किया? अपना ऑफिस खोल लिए। आप उस बिल्डिंग में क्या किया? अपना ऑफिस खोल लिए। इस केस में एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा? इस केस में एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा बताइए? बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन रेट कितना होता है? ऑफिस बिल्डिंग का होता है 10%। ऑफिस बिल्डिंग का क्या होता है? 10%। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या मानेंगे? एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा? जो बिल्डिंग ऑफिस बिल्डिंग में जो कन्वर्ट हो गया, उस केस में एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा? उस केस में आपका एक्चुअल कॉस्ट होगा जब से आपने बिल्डिंग खरीदा था उस दिन से लेकर कब तक का? जब जिस ईयर में, अप टू द ईयर इन व्हिच इट वाज कन्वर्टेड इनटू द डिप्रिसिएबल एसेट्स, तब तक का WDV आप निकालोगे तो क्या होगा? 1 लाख के ऊपर में 2 साल का डिप्रिसिएशन आपका चार्ज होगा। कौन सा बताइए तो? 2021 का और 21-22 का। तो कितना होगा ये 90% और ये आपका 90%। कितना हो गया? देखिए कितना हो गया? ये आपका हो गया, 1 मिनट हम ही करते हैं, आप भी कीजिए, 1 मिनट। 10 लाख रुपीज इंटू 90%, ये आपका हो गया 8,10,000 रुपीज। 8,10,000 रुपीज क्या हो गया? 8,10,000 रुपीज इसका एक्चुअल कॉस्ट हो गया डिप्रिसिएबल एसेट्स का, जो बिल्डिंग आपने कन्वर्ट कर दिया था पर्सनल यूज से लेकर ऑफिस यूज के लिए, उसका डिप्रेशन कितना होगा? 8,10,000 का होगा। सॉरी, उसका WDV क्या होगा? 8,10,000 का होगा। जो बिल्डिंग का ब्लॉक है एसएससी का, उसमें एड एक्चुअल कॉस्ट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, वो आपका 8,10,000 आपका ऐड हो जाएगा। अब इसके ऊपर डिप्रिसिएशन कितना का निकालेंगे? ये 1123 है, तो क्या 50% का रेस्ट्रिक्शन मिलेगा क्या? 50% का रेस्ट्रिक्शन मिलेगा क्या? 50% का रेस्ट्रिक्शन नहीं मिलेगा। आइए मोदी जी के लैंग्वेज में, क्या 50% का मिलेगा? क्या मिलना चाहिए? क्या 50% का मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पहले भी कैपिटल एसेट्स था और कन्वर्ट होने के बाद भी कैपिटल एसेट्स था। पहले यदि स्टॉक इन ट्रेड होता और कन्वर्ट होने के बाद कैपिटल एसेट्स होता तब आपका मिलता, या फिर पहले किसी और के पास होता, गिफ्ट मिलने के बाद इसको मिलता, नए एसएससी को मिलता, तब आपका डिप्रिसिएशन का जो रेस्ट्रिक्शन 50% ऑफ द एलिजिबल डिप्रिसिएशन वो मिलता। लेकिन इन दिस केस, सिंस अर्लियर इट was also a capital assets, and after conversion the asset was converted into डिप्रिसिएबल कैपिटल एसेट्स। समझ में आया? तो कैपिटल एसेट्स ही है, इसीलिए इस केस में 50% ऑफ एलिजिबल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। 50% ऑफ एलिजिबल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। इस 8,10,000 के ऊपर में पूरा फुल्ली 10% का डिप्रिसिएशन मिल जाएगा। समझ में आया? पहले क्या होता है, यदि ये आपको जैसे एक्सप्रेशन 2 में आपने किया था, उस केस में हम लोग क्या कर रहे थे? 8,10,000 का 10%, उसका 50% निकाल रहे थे। 8,10,000 का 10% का 50%। बट इस केस में क्या होगा? इस केस में पूरा 8,10,000 का 10% मिलेगा। देयर द रेस्ट्रिक्शन ऑफ 50% इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस, is not applicable in this case. I think this point is clear. आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इसके ऊपर में जो 50% का रेस्ट्रिक्शन है, 50% रेस्ट्रिक्शन नॉट एप्लीकेबल। 50% रेस्ट्रिक्शन नॉट एप्लीकेबल। ये एप्लीकेबल कब होता है? जब आपका स्टॉक इन ट्रेड से कैपिटल एसेट्स में कन्वर्ट होता है, तब होता है। बट यहाँ तो कैपिटल एसेट्स था और कैपिटल एसेट्स में ही कन्वर्ट हो रहा है। पहले नॉन डिप्रिसिएबल था, अभी आपका डिप्रिसिएबल हो गया। अभी आपका डिप्रिसिएबल हो गया। जो कंसेप्ट एक्सप्रेशन 5 में किया था, वैसा ही सिमिलर कंसेप्ट एक्सप्रेशन 11 में, वैसा ही सिमिलर कंसेप्ट एक्सप्रेशन 11 में। बट इसमें डिफरेंट क्या है कि मान लो एक फॉरेन कंपनी है और फॉरेन कंपनी के जो ब्रांचेज हैं, फॉरेन कंपनी का जो एक ब्रांच है वो इंडिया में है, तो फॉरेन कंपनी और उसका ब्रांच दोनों एक ही होता है। फॉरेन कंपनी और उसका ब्रांच एक ही होता है। आईटीसी कोलकाता में है और आईटीसी दिल्ली में है। बोथ आर सेम बिजनेस, दोनों एक ही एसएससी है। तो मान लो यदि कोई फॉरेन कंपनी है, देखते हैं, 1 मिनट मुझे, लेट मी चेंज द कलर। हाँ, एक्सप्लेनेशन 11 टू सेक्शन
43.1। मेरे साथ आप लोग भी लिखते रहिए, मैंने पहले भी कहा था आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। सपोज कीजिए कोई फॉरेन कंपनी है, सपोज कीजिए कोई फॉरेन कंपनी है, यूएसए कंपनी, यूएसए का या सिंगापुर का, कहीं भी समझिए, और वो क्या कर रहा है, इंडिया में अपना एक ब्रांच खोल रहा है, इंडिया में अपना एक ब्रांच खोल रहा है। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, या फिर कोई एक नॉन रेसिडेंट है, या कोई एक नॉन रेसिडेंट है और वो इंडिया में अपना आके बिजनेस शुरू कर, इंडिया में बिजनेस शुरू कर रहा है, समझ गए। तो फॉरेन कंपनी जो यूएसए का है या एक नॉन रेसिडेंट है, उसके पास कुछ एसेट्स है, उसके पास कुछ एसेट्स हैं। सपोज करो इसने एक कंप्यूटर परचेज किया था, सपोज कीजिए इसने एक कंप्यूटर परचेज किया था, कंप्यूटर परचेज किया था कब, 1120 को। कंप्यूटर परचेज कब किया था, 1120 को, ₹10 लाख में, 1120 को 10 लाख में कंप्यूटर परचेज किया था। और इसी कंप्यूटर को ये इंडिया में ले आता है, इसी कंप्यूटर को ये इंडिया में लेके आता है, और ये इंडिया में कंप्यूटर को लेके आता है से फॉर एग्जांपल सेम प्राइस में, कंप्यूटर को सेम प्राइस में लेके आता है, 10 लाख रुपीज में लेके आता है। कब लेके आता है, 1123 को। कब लेके आता है, 1123 को इंडिया में लेके आता है। मुझे आप बताओ, अच्छा जो एक्सप्रेशन 5 था वो सिर्फ बिल्डिंग के लिए था, मुझे पता नहीं मैंने कहा था नहीं कहा था, शायद मैंने कहा था एक्सप्रेशन 5 इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द बिल्डिंग। बट ये जो एक्सप्रेशन 11 है इसमें बिल्डिंग के अलावे भी बाकी और सारे एसेट्स आते हैं। कोई एक एसेट्स है जो फॉरेन में यूज हो रहा था, जो आउट ऑफ इंडिया यूज हो रहा था, उस एसेट्स को आप इंडिया में लेके आ रहे हो और बिजनेस में यूज कर रहे हो। एसएससी चेंज नहीं हो रहा है, सेम एसएससी है, सेम एसएससी है, लेकिन जो पहले जो फॉरेन में यूज हो रहा था उसके ऊपर आप इंडिया में डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहे थे, उसी एसेट्स को आप इंडिया में लेके आ रहे हो। तो ये जो एसेट्स है, दिस एसेट्स में बी यूज्ड आइदर फॉर द बिजनेस पर्पस और फॉर द पर्सनल पर्पस आउटसाइड इंडिया। इफ assets that was used for the business purpose or personal purpose outside India and the same assets was brought to India for the purpose of business, in that case what would be the actual cost in the hands of SSC that is registered in India। उस ब्रांच ऑफिस या उस एसएससी के अंदर में क्या उसका इंप्लीकेशन होगा। देखिए उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका एक्सप्रेशन 5 इज नॉट एप्लीकेबल, एक्सप्रेशन 5 एप्लीकेबल नहीं होगा, एक्सप्रेशन 5 एप्लीकेबल नहीं होगा, एक्सप्लेनेशन 3 भी एप्लीकेबल नहीं होगा। हम लोग जब एक्सप्रेशन 3 में जाएंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एक्सप्रेशन 5 इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा हमको, इस केस में वही करना पड़ेगा जो हम लोग एक्सप्रेशन 5 में किए थे। हम लोग नोशनल डिप्रिसिएशन निकालेंगे। कब तक निकालेंगे, जिस दिन वो इंडिया में लाया गया था, मीन्स 1420 सॉरी हाँ 1420 से लेकर 31 मार्च 2022 तक 2 साल का डिप्रिसिएशन हम निकालेंगे। उसके बाद जब वो इंडिया में आया था, वो जो 1123 को जो वैल्यू होगा वही WDV में ऐड हो जाएगा। वो आपका जो 31 मार्च 2022 का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू आपके इंडिया के कंप्यूटर वाले ब्लॉक में ऐड हो जाएगा। लिखिए आप लोग, लिखिए आप लोग, नोशनल डिप्रिसिएशन, नोशनल डिप्रिसिएशन would be reduced, माने एक्चुअल कॉस्ट माइनस में एप्लीकेबल डिप्रिसिएशन, जितना डिप्रिसिएशन लेस होना चाहिए, रिड्यूस्ड फ्रॉम द प्राइस, रिड्यूस्ड फ्रॉम द price when it was actually purchased, when it was actually purchased, एक्चुअली परचेस्ड। देखिए जितना डिप्रिसिएशन होगा कितना होगा, देखिए तो कितना होगा, डिप्रिसिएशन रेट कितना है, 40% डिप्रिसिएशन का रेट है, तो कितना होगा, देखिए 10 लाख का 60%, उसका 60%, टोटल इज 3,60,000। कितना डिप्रिसिएशन होगा, देखिए कितना डिप्रिसिएशन होगा, 1 मिनट थोड़ा सा मुझे सिस्टम अरेंज कीजिए। हाँ देखिए कितना होगा, 10 लाख का 60% और जो आएगा उसका फिर 60%, टोटल विल बी 3,60,000, 3,60,000। तो 3,60,000 would be 3,60,000 will be the actual cost of the assets, will be the actual cost of the computer, and this actual cost will be added in the block
of the computer as maintained by the SSC in India। समझ में आया? उस ब्लॉक में उस 3,60,000 को हम लोग ऐड कर देंगे, 3,60,000 को ऐड कर देंगे। अब फिर से एक क्वेश्चन पूछता है, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन कितना मिलेगा? डिप्रिसिएशन पूरा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? डिप्रिसिएशन पूरा मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। डिप्रिसिएशन पूरा मिलेगा, डिप्रिसिएशन पूरा मिलेगा। 50% का जो रिस्ट्रिक्शन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। 50% का जो रिस्ट्रिक्शन है वो आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, वो आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। रिस्ट्रिक्शन नॉट एप्लीकेबल। 50% का जो रिस्ट्रिक्शन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं एप्लीकेबल होगा? क्यों नहीं एप्लीकेबल होगा? इसलिए एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज अर्लियर इट वाज आल्सो अ कैपिटल एसेट्स दैट वाज यूज्ड आउटसाइड इंडिया एंड दिस टाइम आल्सो द नेचर ऑफ द एसेट्स हैज नॉट चेंज्ड एंड द एसेट्स इज कैपिटल एसेट्स बट द एसेट्स इज डिप्रिसिएबल एसेट्स सिंस द एसेट्स वाज यूज्ड इन द बिजनेस इन इंडिया, since the assets is going to be used in the business in India। समझ में आया? इसीलिए जो रेस्ट्रिक्शन है 50% का, that restriction of 50% of eligible amount of depreciation is not applicable in this case, is not applicable in this case। मेरे ख्याल से मेरे आप यदि प्रीवियस वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें एप्लीकेबल क्यों नहीं होगा, इसमें एप्लीकेबल क्यों नहीं होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने इसी को डील किया था, एक्सप्रेशन 5 को डील किया, एक्सप्रेशन 11 डील किया और एक्सप्रेशन 9 डील किया। 5 और 11 एक बहुत हद तक रिलीवेंट है। 5 आपका ओनली फॉर द बिल्डिंग के लिए और 11 आपका वो सारे एसेट्स के लिए है जो इंडिया के बाहर यूज हो रहा था अभी इंडिया में। तो बिल्डिंग को तो उठा के इंडिया के बाहर से इंडिया में लाएगा नहीं, समझ में आया? बिल्डिंग को तो इंडिया के बाहर से उठा के इंडिया में लाएगा नहीं, इसीलिए इसको बिल्डिंग छोड़ के बाकी सारे एसेट्स के लिए एक्सप्रेशन 11 है और बिल्डिंग के लिए एक्सप्रेशन 5 है। समझ में आया? तो ये आज का, और जो आपके जीएसटी को लेकर एक्सप्रेशन 9 था मैंने उसको भी कवर किया। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को मेरा क्लास कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई लव टू रीड योर कमेंट एंड गिव रिप्लाई ऑन दैट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। डू सब्सक्राइब माई चैनल। आप वीडियो को देखते रहिए, आपके नॉलेज के अपडेट के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी उस टॉपिक में डाउट होंगे, वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही प्रिसाइज फॉर्म में मैं आपके सामने में प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।